हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इनमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी एक अनगिनत प्रकार का स्थल रूप है। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो पर्वत किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं एक बार। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न स्थल रूप दिखाए गए हैं। चलिए नज़र डालते हैं एक बार इस पर भी हम। ये देखिए पर्वत श्रृंखला, पर्वत, पठार, सहायक नदियाँ, मैदान, पहाड़ी, घाटी, झील, नदी, डेल्टा, नदी मुहाना, वितरिका, प्रायद्वीपीय स्थल संधि, तट, जल संधि, द्वीप, ये सब दिखाए गए हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो जो पृथ्वी की जो सतह होती है फ्रेंड्स, जब वो टूटकर घिस जाती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। तो जब लगातार अपर्दन होता रहता है तो इसके कारण क्या होता है, जो सतह होती है वो नीची होती जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ये फिर से निर्माण होता है इसका। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। यह एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। वैसे अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पर्वत। चलिए जानते हैं पर्वत क्या है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब पर्वत की जो चोटी होती है, ये जो होती है चोटी, ये तो छोटी होती है जबकि इसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। इन्हें हिमानी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जम्मू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पहाड़ होते हैं उन पर जो बर्फ़ होता है उनकी नदियाँ होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है, और वो धीरे धीरे जब पिघलकर नीचे की तरफ खिसकती है तो उसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में देखते हैं एक बार और। ये देखिए यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं। पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है? पर्वत एक रेखा में क्रम से में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। मतलब जब पर्वत एक रेखा में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, क्रम से होते हैं, सीक्वेंस वाइज कह सकते हैं जिसे, तो उसे श्रृंखला कहा जाता है। तो वलित पर्वत दिखाया गया है यहाँ पे हिमालय का। ये देखिए
ऊपर पट्टी ये वलित पर्वत दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? चलिए देखते हैं एक बार दोबारा से। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। वलीत पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलीत पर्वत है। तो हिमालय और आल्प्स कौन से हैं? ये वलीत पर्वत कहे जाते हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मीन्स शंकु के आकार में होता है, इस टाइप से। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलीत पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की जो अरावली की जो श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलीत पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, मतलब पर्वत का जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट का तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेल पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो यहाँ पर कुछ दिखाया गया है फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं एक बार। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। तो मानाकी पर्वत कहाँ है? ये हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, यानी एवरेस्ट शिखर से भी कहीं अधिक इसकी ऊंचाई है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं? अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा कौन से हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों का प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? चलिए जो चित्र दिखाया गया था देखते हैं। ये भ्रंशोत्थ पर्वत दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये उत्खंड भ्रंश दिखाया गया है यहाँ पर, यानी कि ऊंचा जो पार्ट है उसको उत्कृंश भ्रंश कहा जाता है, जबकि जो निचला पार्ट होता है उसे द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है।
चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी दिखाया गया है, ज्वालामुखी का राख भाग दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से होता है। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कैसे होता है? जो राख होती है और लावा होती है उसकी परत जब आपस में जम जाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इस टाइप से ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पर। अब ये देखिए ये जो निकल रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, ये दिखाया गया है, ये लावा बम कहा जाता है इसे। अब ये ऊपर दिखाया गया है ज्वालामुखी राख भाप और गैस युक्त बनने से बादल, यानी कि बादल बनते हैं इनसे, और किनारों से निकलती पिघली चट्टानों को लावा कहलाती है। यानी किनारों से जो पिघली हुई चट्टानें निकलती है उसे लावा कहा जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय बहुत कुछ 100 से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन के पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है ये। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के पठार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सोना और हीरे के खनन पाए जाते हैं वहाँ पर। और भारत के छोटे नागपुर पठार में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? लोहा, कोयला और मैग्नीज पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए पठार का चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मैदान, चलिए देखते हैं मैदानों के बारे में क्या बताया गया है बुक में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मील तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। उनके साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांग्त्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलों उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के एक महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये रस्सी का बनना दिखाया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर पुल है, ये रस्सी से बना हुआ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक प्रदूषित नदी दिखाई गई है यहाँ पर। स्वस्थ भारत मिशन, तो स्वस्थ भारत मिशन के बारे में जानते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पहाड़ों पर होने वाले जो खेल होते हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।